इस कहानी की शुरुआत एक ऐसी वर्टिकल प्रिजन से होती है जहां सैकड़ों फ्लोर्स हैं, लेकिन खाने का सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म सबसे ऊपर से भरकर नीचे आता है। ऊपर रहने वाले लोग जितना चाहें खा सकते हैं, खाना खराब कर सकते हैं और बाकी नीचे भेज देते हैं। नीचे पहुंचते पहुंचते हालत ऐसी हो जाती है कि कई प्रिजनर्स को खाने का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता। यहाँ हर फ्लोर पर 2 लोग रहते हैं और हर 30 दिन बाद उनकी जगह बदल दी जाती है। आज कोई ऊपर है तो अगले महीने बहुत नीचे भी जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसी जगह पर गोरेंग नाम का एक आदमी अपनी मर्जी से 6 महीने बिताने आता है। उसे लगता है कि यहाँ रहकर उसकी सिगरेट की लत छूट जाएगी और बाहर निकलने पर उसे एक डिप्लोमा भी मिल जाएगा। मगर आंख खुलने के कुछ ही देर बाद उसे समझ आ जाता है कि उसने जिस जगह को एक आसान चैलेंज समझा था, वह असल में इंसानों की भूख और उनके व्यवहार का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट है। गोरेंग की आंख एक कंक्रीट के कमरे में खुलती है। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा चौकोर होल था जो ऊपर और नीचे मौजूद सभी फ्लोर्स को जोड़ता था। सामने वाले बेड पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसका नाम ट्रिमगासी था। वह गोरेंग को बताता है कि वे इस समय लेवल 48 पर हैं। गोरेंग होल से नीचे झांकता है, मगर उसे सिर्फ एक के नीचे एक बने हुए कमरे दिखाई देते हैं। ऊपर भी वही स्ट्रक्चर था और नीचे भी। उसे समझ नहीं आता कि यहाँ खाना कैसे मिलता है, लोग बाहर कैसे जाते हैं और इस जगह के असली रूल्स क्या हैं। ट्रिमगासी ज्यादा कुछ समझाने के बजाय बार बार एक ही बात कहता है कि थोड़ी देर में सब कुछ खुद समझ आ जाएगा। कमरे में एक ग्रीन लाइट जलती है और ऊपर से खाने से भरा प्लेटफॉर्म तेजी से नीचे आता है। उस पर अलग अलग तरह की डिशेस, मीट, फ्रूट्स, डिजर्ट्स और ड्रिंक्स रखे थे, मगर ज्यादातर खाना बुरी तरह बिखरा हुआ था। साफ दिख रहा था कि ऊपर के फ्लोर्स पर रहने वाले लोग पहले ही इस पर टूट चुके हैं। प्लेटफॉर्म रुकते ही ट्रिमगासी बिना वक्त गंवाए खाना शुरू कर देता है। वह हाथ से चीजें उठाकर खाता है, लेफ्ट ओवर्स में से बेहतर हिस्सा ढूंढता है और जो मिल रहा था उसे जल्दी जल्दी अपने मुंह में भरता है। गोरेंग को यह सब देखकर घिन आती है। वह पूछता है कि क्या वे सच में दूसरे लोगों का झूठा खाना खाते हैं। ट्रिमगासी जवाब देता है कि यहाँ चॉइस जैसी कोई चीज नहीं है। प्लेटफॉर्म सिर्फ 2 मिनट रुकता है, इसलिए जो खाना है इसी समय खाना होगा। गोरेंग उस गंदे प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं खाता, लेकिन उसे एक ठीक दिखने वाला सेब मिल जाता है। वह सोचता है कि इसे बाद में खा लेगा, इसलिए चुपके से अपनी पॉकेट में रख लेता है। 2 मिनट पूरे होते ही प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है। उसके जाते ही कमरे का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में गोरेंग को सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। ट्रिमेगसी उसे बताता है कि प्लेटफॉर्म से कोई भी खाने की चीज अपने पास रखना मना है। जब तक वह सेब नीचे नहीं फेंकेगा, कमरा गर्म होता रहेगा और अंत में दोनों जलकर मर जाएंगे। गोरेंग तुरंत सेब होल में फेंक देता है। इसके बाद टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। इस एक घटना से उसे समझ आ जाता है कि यहाँ रूल्स तो बहुत सख्त हैं। बातचीत के दौरान गोरेंग बताता है कि वह यहाँ वॉलंटरीली आया है। 6 महीने बाद उसे एक रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा मिलने वाला है और वह अपनी स्मोकिंग हैबिट भी छोड़ना चाहता है। ट्रिमगासी यह सुनकर हंसने लगता है। वह पिछले कई महीनों से यहाँ था, लेकिन उसे किसी डिप्लोमा के बारे में नहीं बताया गया था। गोरेंग उससे पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया। ट्रिमगासी बताता है कि उसने टेलीविजन पर सैमुराई प्लस नाम के चाकू का एडवर्टाइजमेंट देखा था। एडवर्टाइजमेंट में दावा किया गया था कि वह चाकू किसी भी चीज को काट सकता है। उसने चाकू मंगाया, लेकिन डिलीवरी के बाद उसे लगा कि प्रोडक्ट उतना खास नहीं है। गुस्से में उसने अपना टेलीविजन खिड़की से बाहर फेंक दिया और वह नीचे जा रहे एक आदमी के सिर पर गिर गया। उस आदमी की वहीं मौत हो गई। फैसिलिटी में आने से पहले हर प्रिजनर को एक चीज साथ लाने की इजाजत थी। गोरेंग अपने साथ डॉन किहोटे की किताब लाया था, जबकि ट्रिमगासी ने चाकू चुना। बूढ़े का चाकू पर जरूरत से ज्यादा भरोसा देखकर गोरेंग को बेचैनी होती है। ट्रिमगासी उसे बताता है कि हर 30 दिन बाद स्लीपिंग गैस दी जाती है और दोनों प्रिजनर्स को किसी रैंडम लेवल पर पहुंचा दिया जाता है। गोरेंग को लगता है कि प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है। अगर हर फ्लोर पर रहने वाले दोनों लोग सिर्फ अपनी जरूरत का खाना खाए तो प्लेटफॉर्म नीचे तक पर्याप्त खाना पहुंचा सकता है। वह ऊपर वालों को आवाज लगाकर समझाने की कोशिश करता है, मगर कोई जवाब नहीं देता। नीचे वालों से बात करता है तो ट्रिमगासी उसे रोक देता है। उसका मानना था कि ऊपर वालों से बात करना बेकार है और नीचे वालों को सम्मान देने की जरूरत नहीं। गोरेंग को उसकी सोच पसंद नहीं आती, क्योंकि अगले महीने वे खुद किसी लोअर लेवल पर हो सकते थे। ट्रिमगासी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए जिस महीने जो लेवल मिला वही सच था। कुछ दिन बाद होल से अचानक एक आदमी नीचे गिरता है और उनकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। गोरेंग डर जाता है, लेकिन ट्रिमगासी सामान्य तरीके से खाना खाता रहता है। वह कहता है कि
यहाँ लोग अक्सर ऊपर से कूदकर जान दे देते हैं। दिन गुजरने लगते हैं। भूख के कारण गोरेंग भी प्लेटफॉर्म से खाना शुरू कर देता है। शुरुआत में वह सिर्फ साफ दिखने वाली चीजें चुनता है, मगर धीरे धीरे उसे फर्क पड़ना बंद हो जाता है। वह उसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर खाता है जिसे कुछ दिन पहले देखकर पीछे हट गया था। ट्रिमगासी से उसकी बातचीत बढ़ती है और दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती बन जाती है। एक दिन प्लेटफॉर्म पर मिहारू नाम की एक घायल औरत नीचे आती है। उसके कपड़ों पर खून था और शरीर पर कई चोटें थीं। गोरेंग उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन ट्रिमगासी बताता है कि मिहारू हर महीने प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे जाती है। वह दावा करती है कि उसका बच्चा इसी फैसिलिटी में कहीं है और उसे ढूंढने के लिए हर लेवल पर जाती रहती है। ट्रिमगासी के अनुसार मिहारू अपने रास्ते में आने वाले लोगों को मार देती है। प्लेटफॉर्म उनके लेवल से नीचे जाता है तो अगले फ्लोर के 2 आदमी मिहारू को पकड़ने की कोशिश करते हैं। गोरेंग ऊपर से चिल्लाता है, मगर मिहारू अकेले ही दोनों से लड़ती है और उन्हें मारकर प्लेटफॉर्म पर वापस चढ़ जाती है। इसके बाद वह और नीचे चली जाती है। गोरेंग को समझ नहीं आता कि वह सच में अपने बच्चे को ढूंढ रही है या इस जगह ने उसकी मानसिक हालत खराब कर दी है। महीने का आखिरी दिन आता है। ट्रिमगासी बताता है कि अगली सुबह वे किसी और लेवल पर होंगे। रात में कमरे में गैस छोड़ी जाती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब गोरेंग की आंख खुलती है तो उसका पूरा शरीर बेड से बंधा हुआ था। सामने ट्रिमगासी बैठा था और इस बार वे लेवल 171 पर थे। प्लेटफॉर्म आता है, मगर उस पर खाने की जगह सिर्फ खाली प्लेट्स, टूटे ग्लासेस और गंदगी बची थी। ट्रिमगासी ने गोरेंग को इसलिए बांधा था क्योंकि वह जवान और ताकतवर था। अगर दोनों भूख से कमजोर होते तो गोरेंग आसानी से उस पर हमला कर सकता था। ट्रिमगासी साफ कहता है कि वह गोरेंग को तुरंत नहीं मारेगा। वह कुछ दिनों तक इंतजार करेगा और जब भूख सहन नहीं होगी तब उसके शरीर से थोड़ा थोड़ा मांस काटेगा। अगर गोरेंग को एक ही बार में मार दिया गया तो बॉडी जल्दी खराब हो जाएगी। गोरेंग पहले इसे डराने की कोशिश समझता है, लेकिन दिन बीतने के साथ ट्रिमगासी का इरादा साफ हो जाता है। वह गोरेंग को पानी देता है ताकि वह ज्यादा समय तक जिंदा रहे। 8 दिन बाद बूढ़ा सैमुराई प्लस चाकू लेकर उसके पास आता है। गोरेंग खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, मगर रस्सियां बहुत टाइट थीं। ट्रिमगासी उसकी जांग से मांस काटना शुरू करता है। उसी समय प्लेटफॉर्म पर मिहारू नीचे आती है। वह गोरेंग की हालत देखते ही ट्रिमगासी पर हमला कर देती है। दोनों के बीच फाइट होती है और मिहारू चाकू से बूढ़े का गला काट देती है। वह गोरेंग के हाथ पैर खोलती है। आजाद होते ही गोरेंग गुस्से और दर्द में ट्रिमगासी पर टूट पड़ता है और उसी के चाकू से उसे कई बार मारता है। कुछ देर बाद कमजोरी की वजह से वह बेहोश हो जाता है। आंख खुलने पर मिहारू ने उसकी जांघ के वूंड पर कपड़ा बांध दिया था। ट्रिमगासी मर चुका था और अब वही आदमी गोरेंग के लिए अगले कई दिनों का खाना था। पहले वह उसके शरीर का मांस खाने से इनकार करता है, लेकिन भूख के सामने उसका रेजिस्टेंस टूट जाता है। मिहारू कुछ समय तक उसके साथ रहती है। गोरेंग उससे उसके बच्चे के बारे में पूछता है, मगर वह कोई साफ जवाब नहीं देती। अगले प्लेटफॉर्म के आते ही वह फिर नीचे चली जाती है। गोरेंग लेवल 171 पर अकेला रह जाता है। ट्रिमगासी की बॉडी ही उसे बाकी महीने जिंदा रखती है। इस दौरान उसे बूढ़े की हेल्यूसिनेशंस होने लगती हैं। ट्रिमगासी असल में वहां नहीं था, लेकिन गिल्ट और हंगर की वजह से गोरेंग को उसकी आवाज सुनाई देती थी। वह कभी गोरेंग का मजाक उड़ाता और कभी याद दिलाता कि अब दोनों में ज्यादा फर्क नहीं बचा। गोरेंग समझता था कि यह सिर्फ उसके दिमाग का खेल है, फिर भी वह उन आवाजों से बच नहीं पाता। 30 दिन पूरे होते हैं और दोबारा गैस छोड़ दी जाती है। इस बार गोरेंग की आंख लेवल 33 पर खुलती है। उसके सामने इमोग्वीरी नाम की औरत थी, जिसके साथ रामसीस डू नाम का कुत्ता भी था। गोरेंग उसे पहचान लेता है। फैसिलिटी में आने से पहले इमोग्वीरी ने ही उसका इंटरव्यू लिया था। वह कई वर्षों तक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम कर चुकी थी और लोगों को इस जगह भेजती रही थी। अब वह अपनी मर्जी से अंदर आई थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि प्रिजनर्स आपस में कोऑपरेशन करके सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। प्लेटफॉर्म आने पर गोरेंग पहले की तरह खाना शुरू कर देता है, जबकि इमोग्वीरी सावधानी से 2 प्लेट्स तैयार करती है। प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है तो वह अगले फ्लोर के लोगों को बताती है कि उनके लिए खाना अलग रखा है। नीचे वाले उसकी बात सुनने के बजाय उसे गालियां देते हैं और मनमर्जी से खाना उठाने लगते हैं। यह प्रोसेस रोज दोहराया जाता है, लेकिन कोई उसकी बात गंभीरता से नहीं लेता। गोरेंग पहले चुप रहता है, क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ रिक्वेस्ट करने से यहाँ कुछ नहीं बदलता। कई दिन बाद उसका पेशेंस खत्म हो जाता है। वह नीचे वालों को धमकी देता है कि अगर उन्होंने तय हिस्सा छोड़कर बाकी खाना छुआ तो वह अगले दिन उनके हिस्से को गंदा कर देगा। ये सुनते ही वे मान जाते हैं। इमोग्वायरी को गोरेंग का तरीका पसंद नहीं आता। वह मानती थी कि बदलाव मजबूरी से नहीं, समझदारी से आना चाहिए। गोरेंग जवाब देता है कि ऊपर वालों से बात करके कुछ नहीं बदल सकता, क्योंकि उनके पास पहले ही खाना है।
दबाव सिर्फ उन पर काम करता है जो हमसे नीचे है। कुछ दिन बाद प्लेटफॉर्म पर मिहारू बेहोश हालत में आती है। उसके शरीर पर फिर से चोटें थीं। गोरेंग उसे बेड पर लिटाकर उसके वूंड साफ करता है। रामसीस ठोना प्लेटफॉर्म से चिकन का एक टुकड़ा उठा लेता है, जिससे कमरे का टेम्परेचर तेजी से गिरने थी। गोरेंग तुरंत वह टुकड़ा नीचे फेंक देता है और कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। रात में मिहारू और इमोगिरी के बीच लड़ाई की आवाज सुनकर गोरेंग की आंख खुलती है। वह दोनों को अलग करता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि मिहारू ने रामसीस डो को मार दिया है। अपने कुत्ते की मौत देखकर इमोगिरी पूरी तरह टूट जाती है। रामसीस डो ही इस जगह पर उसका एकमात्र साथी था। अगली सुबह मिहारू बिना कुछ बताए प्लेटफॉर्म पर बैठती है और दोबारा नीचे चली जाती है। वह गोरेंग को बताती है कि उसे टर्मिनल कैंसर है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। इसी वजह से उसने आखिरी बार अंदर आकर स्पॉन्टेनियस सॉलिडेरिटी साबित करने की कोशिश की थी। महीना खत्म होने के बाद दोनों फिर बेहोश किए जाते हैं। गोरेंग की आंख इस बार लेवल 202 पर खुलती है। इमोगिरी पहले से जाग चुकी थी और उसने खुद को फांसी लगा ली थी। गोरेंग कई दिनों तक उसकी बॉडी को हाथ नहीं लगाता। वह किताब के पेजेस फाड़कर चबाता है, पानी पीता है और दिन गिनता रहता है। हंगर बढ़ने पर उसे ट्रीमगसी और इमोगिरी दोनों की हेलुसिनेशंस होने लगती हैं। आखिर भूख उसकी ताकत तोड़ देती है। वह इमोगिरी की बॉडी खाकर बाकी दिन काटता है। अगली बार उसकी आंख लेवल 6 पर खुलती है। उसका नया रूममेट बहरात था, जो अपने साथ एक लंबी रोप लाया था। बहरात का प्लान रोप के सहारे ऊपर के लेवल्स तक चढ़ते हुए फैसिलिटी से बाहर निकलना था। वह ऊपर रहने वाले एक आदमी और औरत से मदद मांगता है। दोनों पहले उसे रोप पकड़ाकर ऊपर खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उसका अपमान करते हैं और रोप छोड़ देते हैं। बहरात होल में गिरने वाला था, तभी गोरेंग उसे पकड़कर वापस कमरे में खींच लेता है। बहरात का प्लान खत्म हो जाता है और वह पूरी तरह टूट जाता है। रात में गोरेंग को फिर ट्रीमगासी और इमोगिरी की हेलुसिनेशंस दिखाई देती है। इसी रात गोरेंग एक प्लान बनाता है। वह बहरात से कहता है कि प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे जाएंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म के बॉटम तक पहुंचकर वे 2 काम कर सकते थे। पहला, उन लोगों तक खाना पहुंचाना जिन्हें कभी कुछ नहीं मिलता। दूसरा, प्लेटफॉर्म के वापस ऊपर जाने पर एडमिनिस्ट्रेशन को कोई मैसेज भेजना। बहरात कुछ सोचने के बाद तैयार हो जाता है। दोनों बेड्स के मेटल फ्रेम्स तोड़कर मजबूत रॉड्स बनाते हैं और अगले दिन प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं। शुरुआती फ्लोर्स पर प्लेंटी ऑफ फूड था। गोरेंग और बहरात घोषणा करते हैं कि लेवल 50 तक किसी को खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने पिछले दिन भरपेट खाया था। कई प्रिजनर्स उनकी बात सुनते ही हमला करने की कोशिश करते हैं। दोनों रॉड से उन्हें रोकते हैं। कुछ लेवल्स पर वे पहले समझाते हैं, लेकिन जहां लोग बात नहीं मानते वहां फोर्स इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर इतनी भूख और केओस के बाद भी यह डिजर्ट बिना छुए वापस ऊपर पहुंचता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन समझेगा कि प्रिजनर्स ने जानबूझकर इसे बचाया है। लेवल 50 के बाद वे खाना बांटना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते प्रिजनर्स कई दिनों से ठीक से नहीं खाए थे। एक कमरे में एक कमजोर बूढ़ा और जवान आदमी मिलता है। जवान आदमी खाना लेते हुए कहता है कि बूढ़ा वैसे भी मर जाएगा, इसीलिए बाद में उसके पेट से भी खाना निकाल लेगा। गोरेंग और बहरात को समझ आता है कि स्टारवेशन ने सिर्फ बॉडीज नहीं, लोगों की सोच भी बदल दी थी। जितना नीचे जाते हैं, सीन्स उतने खराब होते जाते हैं। कई रूम्स खाली थे क्योंकि दोनों प्रिजनर्स मर चुके थे। कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया था। कहीं एक प्रिजनर अपने रूममेट की बॉडी खा रहा था। गोरेंग हर लेवल पर खुद का कोई पुराना रूप देखता है। ऊपर के लेवल्स पर वह वही सेल्फिशनेस देखता है जो ट्रीमगासी में थी। नीचे उसे अपनी वह हालत याद आती है जब सर्वाइवल के लिए उसने दूसरों का फ्लैश खाया था। इस बार उसके पास फूड था, इसलिए वह खुद को बाकी लोगों से बेहतर नहीं मान सकता था। फर्क सिर्फ इतना था कि फिलहाल उसका लेवल और सिचुएशन अलग थी। एक लोअर लेवल पर उन्हें मिहारू दिखाई देती है। 2 प्रिजनर्स ने उसे पकड़ रखा था और उस पर हमला कर रहे थे। गोरेंग और बहरात प्लेटफॉर्म से उतरकर उसकी मदद करते हैं। फाइट बहुत वायलेंट हो जाती है। एक आदमी बहरात के पेट पर ब्लेड से गहरा कट लगा देता है। बहरात दर्द के बावजूद उससे लड़ता है और उसे मार देता है। गोरेंग दूसरे आदमी के साथ उलझा था। बहरात उसे भी रोकता है, मगर तब तक मिहारू की मौत हो चुकी थी। गोरेंग कुछ पल उसके पास बैठता है। वह इतने महीनों से जिस बच्चे को ढूंढ रही थी, शायद उसके बारे में सच कभी पता नहीं चलेगा। प्लेटफॉर्म नीचे जाने वाला था, इसलिए दोनों को मजबूर होकर वापस उस पर चढ़ना पड़ता है। बहरात का वुंड लगातार ब्लीड कर रहा था, फिर भी दोनों पना कोटा को बचाकर नीचे ले जाते हैं। अब प्लेटफॉर्म पर बहुत कम फूड बचा था। वे जो कुछ था जरूरत के हिसाब से बांटते रहे। आखिर प्लेटफॉर्म लेवल 333 पर रुकता है। उन्हें लगता था कि शायद यह रूम भी खाली होगा, लेकिन बेड के नीचे एक छोटी बच्ची छिपी थी। गोरेंग उसे देखकर रुक जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का दावा था
कि यहाँ कोई बच्चा हो ही नहीं सकता। फिर भी वह उनकी आंखों के सामने थी। उसे तुरंत मिहारू की याद आती है। कहानी ये कंफर्म नहीं करती कि बच्ची सच में मिहारू की बेटी थी, लेकिन गोरेंग को लगता है कि शायद मिहारू इसी को ढूंढती हुई हर महीने नीचे आती थी। बच्ची बहुत कमजोर और भूखी थी। उसकी नजर पन्ना कोट्टा पर टिक जाती है। बहारात पहले मना करता है क्योंकि यही वह मैसेज था जिसे वे इतनी मुश्किल से बचाकर लाए थे। गोरेंग कहता है कि अगर इस बच्ची को खाना नहीं दिया तो उनके पूरे मिशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। दोनों पना कोट्टा उसके सामने रख देते हैं और वह धीरे धीरे पूरी डिश खा लेती है। प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है, जबकि गोरेंग, बहारत और बच्ची लेवल 333 पर रह जाते हैं। रात में बहारत की हालत बिगड़ती जाती है। गोरेंग को कुछ समय बाद उसकी भी हेलुसिनेशन दिखाई देती है। जब वह होश में आता है तो बहारत मर चुका था। त्रिमागसी, इमोगिरी और बहारत की आवाजें अब उसके दिमाग में एक ही बात दोहराती हैं कि पना कोटा मैसेज नहीं थी, असली मैसेज ये बच्ची है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि कोई माइनर अंदर नहीं आ सकता। अगर बच्ची प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर पहुंचेगी तो सिस्टम के पास उसे इग्नोर करने का कोई आसान तरीका नहीं होगा। अगले दिन प्लेटफॉर्म वापस आता है। गोरेंग बच्ची को लेकर उस पर बैठ जाता है। प्लेटफॉर्म लेवल 333 से भी नीचे अंधेरे में उतरता रहता है और आखिर उस जगह पहुंचता है जहां से उसे ऊपर लौटना था। गोरेंग को ट्रीमागसी की हेलुसिनेशन फिर दिखाई देती है। वह उसे बताता है कि मैसेंजर को किसी गाइड की जरूरत नहीं होती। गोरेंग समझ जाता है कि उसका काम बच्ची को यहां तक लाना था। वह प्लेटफॉर्म से उतर जाता है और बच्ची को अकेले ऊपर भेज देता है। प्लेटफॉर्म तेज रफ्तार से ऊपर चला जाता है। गोरेंग अंधेरे में ट्रीमागसी की कल्पना के साथ पीछे रह जाता है। मूवी यह नहीं दिखाती कि बच्ची एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची या उसके बाद क्या हुआ। यही अनसर्टेनिटी एंडिंग को और ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। द प्लेटफॉर्म की कहानी सिर्फ एक प्रिजन की कहानी नहीं है। यहाँ मौजूद खाना सोसाइटी के रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। क्वांटिटी सभी के लिए काफी है, लेकिन ऊपर के लोग जरूरत से ज्यादा लेते हैं, इसलिए नीचे वालों तक कुछ नहीं पहुंचता। सबसे बड़ी बात यह है कि लेवल्स परमानेंट नहीं है। जो आदमी आज नीचे भूखा है वह अगले महीने ऊपर पहुंच सकता है। इसके बावजूद ऊपर आते ही ज्यादातर लोग वही बिहेवियर दोहराते हैं जो उनके साथ पहले किया गया था। मूवी दिखाती है कि इनइक्वालिटी सिर्फ रिसोर्सेज की कमी से नहीं बनती, बल्कि उनके गलत डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्फिशनेस और ऐसे सिस्टम से बनती है जो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है। गोरेंग शुरू में समझाने की कोशिश करता है, बाद में फोर्स इस्तेमाल करता है और आखिर में एक बच्ची को मैसेज बनाकर ऊपर भेजता है। लेकिन एंडिंग कोई आसान सॉल्यूशन नहीं देती। वह सिर्फ यह सवाल छोड़ती है कि क्या सिस्टम सच देखकर बदलेगा या ऊपर बैठे लोग इस मैसेज को भी इग्नोर कर देंगे। तो आपको क्या लगता है, वह बच्ची सच में एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची थी या वह गोरेंग की एक और हेलुसिनेशन थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।